कंप्लीट और इजी एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिसके बाद आप इस टॉपिक में भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप इजीली इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एमबीए परस्यू कर रहे हैं या फिर एचआर में लेबर लॉस जिनका सब्जेक्ट है, जो यूजीसी नेट और स्पेशली जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो एचआर जॉब्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स इन इस फील्ड से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रिफर्स टू अ टेक्निक ऑफ सेटलिंग कन्फ्लिक्ट्स और क्लेम्स बिटवीन टू पार्टीज। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक टेक्निक है जिससे कि दो पार्टीज के बीच का कोई झगड़ा या फिर कन्फ्लिक्ट हम सॉल्व करते हैं। जनरली वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होते हैं, वो दो पार्टी जिनके बीच का झगड़ा सॉल्व करना होता है। ठीक है, द टेक्निक एम्स एट अचीविंग फेयरनेस फॉर बोथ द ग्रुप्स एंड अराइविंग एट एन एग्रीमेंट बिटवीन बाय कंसेंसस। ये टेक्निक इसलिए यूज़ की जाती है ताकि एक फेयर पॉइंट ऑब्टेन किया जा सके, दोनों इस झगड़े में एक फेयर, दोनों पार्टीज के लिए एक फेयर पॉइंट अचीव किया जा सके, जनरली जिसमें दोनों की रजामंदी हो। ठीक है, ऑफन इनिशिएटेड बाय थर्ड पार्टी, जनरली ये एक थर्ड पार्टी के थ्रू किया जाता है जो कि किसी भी एक पार्टी की तरफ बायस नहीं होती है, वो जनरल एकदम फेयर ओपिनियन अपना देती है। ठीक है, These disputes are caused by wage demands, unfair labor practices, political interference, union rivalry, etc. डिस्प्यूट किसी भी कारण से हो सकता है, बट जनरली एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में होता है। वेज किसी उनके जो रोज़गार है उसको लेकर, उनकी सैलरी को लेकर, लेबर की कोई गलत हरकतें करते हैं या फिर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, या फिर किसी दो यूनियनों में झगड़ा होता है उनकी वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, द कंसिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स लाइक एम्प्लॉयज, सोसाइटी, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं इनका बहुत बुरा ही कॉन्सिक्वेंस होता है सभी स्टेक होल्डर पर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कंपनी अफेक्ट करती है, जैसे कि एम्प्लॉयज, सोसाइटी, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और जो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है स्टॉक के थ्रू या ट्रेड मार्केट के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, द कंपनीज मैनेजमेंट हैज़ टू बेयर द लॉस ऑफ प्रोडक्शन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एज वेल। जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसको प्रोडक्शन का लॉस होता है, स्ट्राइक होगी, अगर कुछ झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, रेवेन्यू कम होता है जिसकी वजह से प्रॉफिट भी डाउन जाता है। ठीक है, even employees have to face hardship due to lockout and strikes which may result in loss of wages and even jobs। अगर स्ट्राइक होगी, कंपनी में रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो वो कैसे पैसे देंगे। कोई लॉकआउट होगा, कंपनी बंद होगी अगर, जैसे कि अभी आप समझिए चाहे किसी भी रीज़न से हो, अभी पेंडेमिक चल रहा है कोविड, उसकी वजह से कितनी कंपनीज में काम नहीं हो रहा, तो जब पैसा आएगा नहीं तो कंपनी कैसे फॉरवर्ड कर पाएगी एम्प्लॉयज़ को, तो नुकसान दोनों ही का ही होता है। कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिलता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिलती है और इनफैक्ट उनकी जॉब भी चली जाती है कई बार। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। इसको जितना जल्दी हो सके, किसी भी डिस्प्यूट को जो इंडस्ट्री में अराइज होता है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉय की भी, एक एम्प्लॉयर की भी। बट सपोज यही किया जाना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके डिस्प्यूट ख़त्म किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट किस किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है फ्रेंड? तो उसके तरीके हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोड ऑफ डिसिप्लिन, ग्रीवियंस प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, एडजुडिकेशन, कंसल्टेटिव मशीनरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एक करके इनको देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है फ्रेंड? कलेक्टिव बार्गेनिंग, अ प्रोसेस इन विच the representative of employees or say labor unions and employers meet and discuss various matters relating to wage and benefits to arrive at a mutual agreement। collective bargaining होती है फ्रेंड्स जब किसी बड़ी यूनियन, जैसे सैलरी को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो जो ये तो है नहीं कि हर एक एम्प्लॉय आकर एम्प्लॉयर से बात करे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? उन सभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी तरफ से एक यूनियन या फिर यूनियन के लीडर्स सामने बैठते हैं और एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी लोग बैठते हैं अपर मैनेजमेंट के, और आपस में वो कलेक्टिवली एक
कॉमन गोल के लिए, जैसे सैलरी हो गया, सेफ्टी हो गई एम्प्लॉयज़ की, उसके लिए बातचीत की जाती है म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कोड ऑफ डिसिप्लिन. In this method, the duties and responsibilities of both parties are defined. When these norms are strictly followed, the probability of disputes can be reduced. The Ministry of Labour of India has released a code of conduct for industries. जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ इंडिया है, उसने एक कोड ऑफ कंडक्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए जारी किया हुआ है, जिसके थ्रू सभी कंपनीज को चलना चाहिए। और जब स्ट्रिक्टली कोई भी कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉलो होता है तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि डिस्प्यूट हो। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंतर्गत ही सारे काम हो, चाहे वो एम्प्लॉयर की साइड से हो चाहे एम्प्लॉय की साइड से हो। डिस्प्यूट अराइज ही नहीं होगा तो उसको सॉल्व करने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज ग्रीवियंस प्रोसीजर. Grievance take place when there is a violation of the provision of law or breach of terms and condition of the employment by the management. The redressal can be sought by the aggrieved employee through defined grievance procedure. ग्रीवियंस प्रोसीजर होता है फ्रेंड, जब मैं अगर एम्प्लॉय हूँ और मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, या फिर मैं एम्प्लॉय हूँ और किसी और एम्प्लॉय जो मेरे से सीनियर अथॉरिटी है उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो मैं उसकी सुनवाई कहाँ पर है? उसकी सुनवाई होती है ग्रीवियंस प्रोसीजर के अंडर। ठीक है। ग्रीवियंस प्रोसीजर है जब भी कोई जो टर्म्स ऑन एग्रीमेंट है हमारी सर्विस के टाइम पर जो हमें बताए गए थे, या फिर जो जनरली लेड डाउन टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी सर्विस के होते हैं, उसके अंतर्गत अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो वो ग्रीवियंस प्रोसीजर फॉलो करता है, जिसमें कि एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होती है। उसको हम अपना जो भी हमारी शिकायत है या हमारा कुछ भी फीडबैक है वो हम उसको दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जनरली हर कंपनी में एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होती है जो देखती है कि किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन, अ प्रोसेस wherein an independent party intervenes and studies the bargaining situations, hears both the parties and collects necessary data. After that, the recommendations are made by the arbitrator which are binding on the varying groups. ठीक है फ्रेंड्स। जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जो कि दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो झगड़ा है उसको सॉल्व करने के लिए तो बीच में आती है। ये किसी की भी तरफ बायस नहीं होती है, लेकिन जो ये डिसीजन देते हैं वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय या फिर दोनों जो भी पार्टी जिनके बीच में झगड़ा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कंसिलिएशन. अंडर दिस प्रोसेस the representative of both management and labor union are brought together before conciliator to persuade them to reach consensus. The conciliator may be an individual or a group of people. The conciliator cannot enforce his decision on the party concerned. Conciliation arbitration के जैसा ही है, दोनों पार्टीज एक थर्ड पार्टी के पास जाती हैं. The only difference between arbitration and conciliation is that कि arbitration में जो डिसीजन थर्ड पार्टी सुनाती है, वो जो तीसरा बंदा होता है वो सुनाता है, वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। जबकि कंसिलिएशन में क्या होता है कि ये एक लीगल प्रोसीजर नहीं होता, ये किसी आदमी के थ्रू या फिर कोई इंडिविजुअल का ग्रुप होता है, उसके पास दोनों पार्टीज जाती हैं और वो अपनी राय बता सकता है कि दोनों को क्या करना चाहिए। बस ये चीज़ एनफोर्स नहीं हो सकती कि दोनों पार्टी को जो करना ही करना है, ये सजेशन दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है, बाकी उस पर अमल करना या नहीं करना ये उन दोनों ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको म्यूचुअली झगड़ा सेटल करना है या नहीं करना है उस थर्ड पर्सन की बात सुनकर। ठीक है। नेक्स्ट इज एडजुडिकेशन. व्हेन द डिस्प्यूट इज नॉट सेटल्ड थ्रू कंसिलिएशन रिसोर्सेज recourse to adjudication is taken only on recommendation of the conciliation officer. The process is an obligatory resolution of industrial dispute by labor court or tribunal where the verdict of labor court is binding on the groups. अगर कंसिलिएशन से बात नहीं बनती है तो ये जो डिफरेंस है, जब ऑफिस जो कंसिलिएशन अगर ऑफिसर होगा किसी ऑफिसर के थ्रू किया जाएगा, तो अगर उसको समझ आता है कि दोनों पार्टीज नहीं मान रही हैं तो फिर वो रिकमेंड करेगा किसी कोर्ट को, जो लीगल बॉडीज़ होती हैं। लीगल बॉडीज़ किसी कंपनी में या लेबर के रेफरेंस में कौन सी होती हैं? लेबर कोर्ट्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स होते हैं, और अलग अलग जगह पर नेशनल स्टेट के कोर्ट्स बने होते हैं, ट्राइब्यूनल्स, जो इसको देखते हैं। जो
जो इनका वर्डिक्ट होता है, जो इनका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, वो बाइंडिंग होता है दोनों ही पार्टीज़ पर, जो भी डिसीजन वो ले। ठीक है, एडजुडिकेशन। तो कोशिश यही की जाती है कि इस स्टेज तक ना पहुंचा जाए, इससे पहले ही रिजॉल्व कर लिया जाए म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर कर। कंसल्टेटिव मशीनरी टू सेटल इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स, bipartite or tripartite bodies are set by the government at the plant, industry, state and national levels with the view to bringing parties together for mutual discussion and settlement of dispute। कंसल्टेटिव मशीनरी होती है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई हैं, प्लांट लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर, स्टेट और नेशनल लेवल पर, जो कि ये रेगुलेट करती हैं कि जो बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट मतलब 2 पार्टीज़ और 3 पार्टीज़ वाला, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। बाईपार्टाइट में 2 ही पार्टीज़ होंगी, ट्राईपार्टाइट में 3 पार्टी होंगी, जहाँ पे कोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है डिसीजन बनाने के लिए या देने के लिए। तो कोशिश यही की जाती है, कंसल्टेटिव मशीनरी का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही रहता है कि म्यूचुअली जो उनके बीच की बात है उसको वहीं डिस्कशन से सेटल कर दिया जाए और ये बात ज़्यादा ना बढ़े, ताकि जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है उसका नुकसान ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे पूरा एक वीडियो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है ये यूज़फुल हो सकता है। और बाकी ऐसी वीडियोस और बनाते रहूँगा फ्रेंड्स, और आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।